प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की जो फिजिक्स है, उसमें जो हमारा सेकंड पार्ट है यानी कि खंड। अगर हम ख के बारे में बच्चों बात करें तो उसमें हमारा पहली यूनिट चलने वाली बच्चों प्रकाश की, ठीक है। और ये जो प्रकाश की आपकी यूनिट है बच्चों, आपकी ये बोर्ड के एग्जाम में लगभग 13 नंबर के आसपास की आपकी ये यूनिट आती है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। अब इस 13 नंबर की यूनिट में बच्चों आपके दो चैप्टर यहाँ पे बच्चों बनाए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 किरण प्रकाश के एवं प्रकाश के यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों ये चैप्टर हमारा जाता है बच्चों 9 जाता है, ठीक है। और ये वाला हमारा अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर जो जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 जाता है, ठीक है। प्रकाश की कह सकते हैं इसको, तरंग प्रकाश की कह सकते हैं, यानी कि ऑप्टिक्स है ना, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी चैप्टर आपके वाले हैं। इस वाले चैप्टर को बच्चों हम प्रीवियस लेक्चर में करवा चुके हैं। इसमें हमारे टोटल जो आपके लेक्चर गए थे बच्चों, वो 8 लेक्चर गए थे, ठीक है। और अगर 13 नंबर ये आपके जो बोर्ड के एग्जाम में जाते हैं आपका बच्चों 13 नंबर के लिए जाता है ये वाला, ठीक है। तो अगर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये लगभग आपका 8 नंबर के आसपास का जाता है। और ये जो चैप्टर आपका है लगभग आपका ये बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का आपके आ जाता है, ठीक है। तो आज हम जो बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 होगा और इस यूनिट के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 रहेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, प्रकाश की या तरंग प्रकाश की। प्यारे बच्चों, आपके याद होगा हमने आपको बताया था कि जो फिजिक्स की जो सेकंड किताब थी आपके खंड ख के अगर हम बारे में बात करें तो उसके अंदर जो यूनिट नंबर 1 थी उसमें आपके 2 चैप्टर थे बच्चों, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 में हम बच्चों प्रीवियस में 8 लेक्चर पूरे पढ़ चुके थे। तो आज बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। अब जब चैप्टर नंबर 10 के बारे में बच्चों हम बात करते हैं तो आपको एक तो चैप्टर नंबर 10 रहेगा तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और आज का जो इसका बच्चों लेक्चर रहेगा वो रहेगा पहला, ठीक है। इसका हमारा लेक्चर नंबर है 1। तो देखते हैं बच्चों तरंग प्रकाश की में हमारा क्या पढ़ने हैं, क्या पढ़ेंगे या क्या इसके अंदर चीजें आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश के बारे में जो व्याख्या की गई है बच्चों, प्रकाश को कण भी माना गया, प्रकाश को तरंग भी माना गया है, ठीक है। तो प्रकाश को कण और तरंग व्याख्या करने में बहुत लंबा समय लग गया था, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं प्रकाश की सहायता से प्रकाशमान यानी कि हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, होती हैं। परंतु किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार की होती है, प्रकृति यानी किस प्रकार की, यानी कि वो कण होगा या वो तरंग होगा, ठीक है। यह प्रश्न सुनने में जितना सरल लगता है या अत्यंत सरल प्रतीत होता है, इसका आंसर उतना ही देने में काफी लंबा समय लग गया था, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति कणिका यानी कि कण की तरह भी होती है तथा तरंग प्रकृति यानी कि तरंग की तरह भी होती है, ठीक है। इस बारे में अनेक मत प्रस्तुत किए गए जिनके बारे में अध्ययन अब यहाँ पर करने वाले चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, न्यूटन के कणिका सिद्धांत, अगर न्यूटन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग मान के चलें, न्यूटन का सिद्धांत देखते हैं बच्चों, तो उसने क्या बताया। तो देखिए बच्चों, प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, ठीक है। इनमें से मुख्य 2 ही सिद्धांत है, एक तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत यानी कि न्यूटन ने जो दिया सिद्धांत, दूसरा आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। न्यूटन ने प्रकाश को कण माना था जबकि हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग मान के चलाया या तरंग माना था, ठीक है। तो इन्होंने अपने 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए। फिलहाल अगर हम बात करते हैं न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार तो उसने क्या बताया। न्यूटन ने सन 1675 में प्रकाश से संबंधित कुछ चीजें बताई या कुछ बातें बताई या कुछ सिद्धांत बताए। सिद्धांत की जो कुछ मान्यताएं थी बच्चों वो क्या थी। नंबर 1, प्रत्येक प्रकाश स्रोत असंख्य सूक्ष्म तथा हल्के कण उत्सर्जित करता है, इन कणों को ही कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। जो कण उत्सर्जित करते हैं इन कणों को ही कणिकाएं कहते हैं। नंबर 2, किसी समान माध्यम में ये कणिकाएं प्रकाश के वेग तो आप जानते होंगे कितना होता है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वेग से सरल रेखाओं में चलती हैं तथा अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं, ठीक है। नंबर 3, जब ये कणिकाएं किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर गिरती है तो वह वस्तु हमें
दिखाई देने लगती है। ठीक है, जैसी परावर्तित होकर हमारी आंख पर जाएगी तो वस्तु हमको वो दिखाई देने लगती है। नंबर 4, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाशों की कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। अलग अलग रंगों के लिए जो कणिकाएं यानी कि जो साइज होगा उनका कणों का वो डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग अलग रहा होगा। ठीक है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के सीधी रेखा में संचरण, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या तो संभव हो पाई कि प्रकाश आपका मान लेते कि ये आपके पास में एक परावर्तक तल है, यहां से आओ इस तरीके से चला गया। ठीक है, अपवर्तन के लिए मान लो कि आपके पास में कोई पारदर्शी माध्यम है कि प्रकाश इस तरीके से ऐसे मुड़ गया। ठीक है, अगर ये वाला माध्यम आपका सघन है थोड़ा सा। ठीक है, परंतु इसके आधार प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या नहीं की जा सकी, विवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकी, प्रकाश के ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। ठीक है, तो अगर हम प्रकाश को पूरी तरीके से बच्चों कण मान के चलते हैं तो उसके माध्यम से व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या हमारी नहीं की जा सकी है। ठीक है, लेकिन परावर्तन की व्याख्या कर पाए, अपवर्तन की व्याख्या कर पाए, साथ साथ हम प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या कर पाए। ठीक है, लेकिन इन चीजों की व्याख्या नहीं कर पाए। तो इनकी व्याख्या करने के लिए हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो होता है आपका वो कण ना होके एक तरंग के माध्यम से चलता है। ठीक है, जिसे यहां पर बताया गया हाइगेंस का सिद्धांत। ठीक है, हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में सर्वप्रथम एक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है ना। जब तरंगे हमारी आंख से टकराती हैं तो हमें प्रकाश की अनुभूति होती है। हम पढ़ चुके हैं कि यांत्रिका तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यांत्रिक तरंगों के लिए आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों के चलने के लिए एक समदैशिक तथा सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। उन्होंने यह माना कि यह काल्पनिक माध्यम ईथर बाहरीन, ठीक है, ईथर आपका बच्चों बाहरीन है, यह सभी तथा इसका घनत्व भी बहुत कम और प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा है, यह सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार ईथर में प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण होते हैं। ठीक है, उनके अनुसार प्रकाश तरंगों की लंबाई छोटी होती है। प्रकाश के विभिन्न रंगों का आभास उनकी तरंग दैर्घ्य की विभिन्नता के कारण अलग अलग होता है। तरंग दैर्घ्य हर रंग की अपनी अपनी अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कह सकते हैं उनकी जो लंबाई होती है छोटी होती है, रंगों के आधार पर जो आभास होता है हमें वो तरंग दैर्घ्य डिपेंड करते हैं कि तरंग दैर्घ्य किस रंग की कौन सी कितनी होगी। जैसे आप जानते हैं कि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपकी 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, और बैंगनी रंग यानी कि वॉयलेट के लिए आपके जो तरंग दैर्घ्य होती है बच्चों वो 4000 एंगस्ट्रॉम आपकी होती है। तो तरंग दैर्घ्य के आधार पर हम उसकी लंबाई की गणना करते हैं, देखते हैं कि तरंग प्रकाश किस तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि प्रकाश जो होता है आपका सीधी रेखा में चलता है ना, प्रकाश की चाल 3.8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो प्रकाश को न्यूटन ने कण माना था, हाइगेंस ने प्रकाश को क्या मान के चला है बच्चों, तरंग। ठीक है, तो पूरी तरीके से हम प्रकाश को ना तो कण कह सकते हैं ना ही प्रकाश को पूरी तरीके से हम तरंग कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम बच्चों प्रकाश को तरंग मान के चलते हैं तो प्रकाश को तरंग मानकर परावर्तन की व्याख्या कर पाए, अपवर्तन की व्याख्या कर पाए, व्यतिकरण की व्याख्या कर पाए, विवर्तन की व्याख्या कर पाए, ध्रुवण की व्याख्या कर पाए, लेकिन प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या नहीं कर पाए। तो इसलिए प्रकाश को हम यहाँ पर कण और तरंग दोनों मान के चलते हैं कि प्रकाश कण की तरह भी कार्य करता है, प्रकाश तरंग की तरह भी कार्य करता है। इसीलिए प्रकाश को कहा जाता है प्रकाश की दत्त प्रकृति, ये ड्यू नेचर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश दो तरीके से यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसके आधार पर देखिए बच्चों हम परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। देखिए उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों तरंगार्क, कि तरंगार्क यहाँ पर क्या होता है, वेव फ्रंट। किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे तरंगार्क को या ऐसे पृष्ठ को बच्चों क्या कहते हैं, तरंगार्क कहते हैं। ठीक है, ये तरंगार्क अलग अलग तरह का होता है। यहाँ पे समतल तरंगार्क होगा, गोलीय तरंगार्क होगा, बेलनाकार तरंगार्क होगा। तो किस तरीके से बच्चों क्या होता है, माध्यम में किसी तरंग का तरंगार्क सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, यानी कि जिधर तरंग आपकी चल रही होगी
उसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत जो पृष्ठ खींचा जाएगा वही आपका तरंगार कहलाएगा। अतः तरंगार के लंबवत खींची गई रेखा तरंग के चलने की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो अब देखें इसके आधार पर तरंगार का आपका कितने तरह का यहाँ पर होता है। पहला देखेंगे बच्चों आप यहाँ पे समतल तरंगार्ग। ठीक है, तो समतल तरंगार्ग में आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास तरंगार्ग ये वाला जा रहा है, देखिए बच्चों जो आपका ये तरंगार्ग जा रहा है वाला, अगर आप यहाँ पे देख पाए तो जैसे वाला तरंगार्ग आपका यहाँ पे जा रहा है वाला, इस तरीके से समतल तरंगार्ग होगा। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इस तरह का जो तरंगार्ग है आपका, चूंकि प्रकाश की जो किरण है आपकी वो यहाँ पर ये सीधी रेखा में बच्चों यहाँ से ये क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये प्रकाश के तरंग के चलने की दिशा होगी। ठीक है, अब इसके लंबवत जो आपने पृष्ठ खींचा है इसको यहाँ पे समतल तरंगार्ग बच्चों माना गया है, जो आपका रेड वाला हिस्सा होगा समतल तरंगार्ग। यदि तरंग के यदि तरंग माध्यम में एक ही दिशा यानी कि आगे की तरफ चल रही, ठीक है बच्चों, एक ही दिशा में चल रही है, तब किसी भी क्षण इस दिशा के अभिलंबवत, यानी कि अगर आप देखें बच्चों तो अभिलंबवत यानी कि ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने एक पृष्ठ की कल्पना की है। ठीक है, खींचे गए पृष्ठ स्थित माध्यम के कण कंपन समान कला में होते हैं। जितने भी पृष्ठ यहाँ पे रहे होंगे, जितने पॉइंट यहाँ पे रहे होंगे बच्चों, वो समान कला में कंपन कर रहे होंगे। इस तरंग के संचरण की यानी कि तरंग कण जो आपके समान कला में होंगे, अतः इस दिशा में जो तरंगार्ग होगा बच्चों आपका वो समतल तरंगार्ग होगा, यानी कि प्लेन होगा, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, इस तरंग के संचरण की दिशा अथवा किरणें परस्पर समांतर ऋजुरेखीय रेखाएं होती है, यानी कि सीधी रेखा में होती हैं। ठीक है, अतः चित्र नंबर 1 के लिए समीकरण नंबर आपकी अगर ये जाती है y बराबर a sin 2 पाई इंटू टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, एक ऐसी तरंग की समीकरण है जो प्लस एक्स दिशा अगर हम कोऑर्डिनेट डिवाइड करें यहाँ पे तो हम कह सकते हैं ये वाला बच्चों आपका x जाएगा पॉजिटिव, ये वाला आपका y जा रहा होगा और ये वाला आपका z जा रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से x अक्ष के लंबवत होती है, इसलिए इसे समतल प्रगामी तरंग का समीकरण भी यहाँ पर कह सकते हैं। समतल प्रगामी तरंग का समीकरण बच्चों y बराबर a sin 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। ठीक है, तो समतल तरंगार बच्चों आपका ये वाला हो गया। नंबर 2 पे आपका गोलीय तरंगार। यदि आपके पास में कोई भी जो प्रकाश स्रोत हो बिंदुवत है तो उससे प्रकाश की किरणें चारों दिशा में चलती हैं, उससे प्रकाश की किरणें चारों दिशा में चलती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाली प्रकाश किरण जा रही है, दूसरी आपकी प्रकाश किरण ये वाली जा रही है। ठीक है, तीसरी आपकी बिल्कुल सीधी निकल के जा रही है यहाँ पे ये वाली, चौथी आपकी वाली जा रही है इस तरीके से जो कोने से निकल के जा रही है, पांचवी आपकी वाली होगी। तो उनको मिलाते हुए हम जो एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं गोलीय पृष्ठ में, वो आपको कहलाता है गोलीय तरंगार कहलाता है वाला। ठीक है, यदि माध्यम में तरंग एक बिंदु स्रोत यानी कि एक बिंदु स्रोत हो आपके पास में, तो वो सभी दिशाओं में संचलित होती है। बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर यदि हम उसके चारों ओर गोलीय पृष्ठ खींचते हैं तो प्राप्त पृष्ठ पर स्थित सभी कण एक ही कला में रहेंगे। ठीक है, एक ही कला में रहेंगे या कंपन करते हैं, क्योंकि स्रोत से चलने वाली हलचल पृष्ठ के सभी स्थानों पर एक साथ पहुंचेगी। अतः इस दशा में जो तरंगार्ग आपको प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं बच्चों गोलीय तरंगार्ग। ठीक है, और तीसरा बच्चों अगर आप यहां पर देख पाए तीसरा ये वाला अगर आप देख पाए बच्चों तो यहां पर आपका जा रहा है बेलनाकार तरंगार्ग, है ना। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे ये बेलनाकार तरंगार्ग। ठीक है, यदि आपके पास में माध्यम में तरंग एक रेखीय स्रोत यानी कि एक रेखीय स्रोत हो आपके पास में जो चारों तरफ आपकी रोशनी उत्पन्न करती है से उत्पन्न हो रही हो, तो वे सभी दिशाओं में संचलित होती है। इस दिशा में समान
कंपन समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों की निधि एक बेलनाकार पृष्ठ होती है, अतः इस दशा में तरंगार्क आपको मिलेगा बच्चों, बेलनाकार तरंगार्क आपको मिलता है। ठीक है, तो तरंगार्क से आप समझ गए तरंगार्क क्या होगा कि माध्यम में चलने वाली रेखाओं के अभिलंबवत एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, यानी कि एक साथ समान कला में कंपन कर रहे हो, तो उस पृष्ठ को हम यहाँ पर तरंगार्क कहते हैं। तरंगार्क आपके 3 तरह के बता दिए गए, एक समतल तरंगार्क, गोलीय तरंगार्क और बच्चों बेलनाकार तरंगार्क। ठीक है, अब इसके आगे चल लेते हैं बच्चों। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड के एग्जाम में बच्चों आपको कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसा आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको आपको ऐसे ही नोट करना है, इसके पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहे होंगे आपको इसी तरीके से नोट करना है और एग्जाम में आपको देखना है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में आता है। ठीक है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों? हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई बिंदुवत स्रोत प्रकाश स्रोत होता है तो उससे जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के माध्यम में कोई भी हम एक पृष्ठ की जो कल्पना करते हैं उसको यहाँ पे तरंगार्क कहते हैं। तरंगार्क आपको बता दें कि बेलनाकार हो सकता है, समतल हो सकता है, गोलीय हो सकता है। तो उससे एक नई जो तरंग स्रोत बनती है नई तरंग स्रोत भी पहली वाली तरंग स्रोत के अकॉर्डिंग ही उसी वेग से उसी दिशा में मतलब अगली नई दिशा में आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। जैसे देखिए, हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग के संचरण से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जिसकी निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। नंबर 1 अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जब किसी माध्यम में देखिए, जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत तरंगे उत्पन्न करता है तो उसके चारों ओर स्थित माध्यम यानी कि ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण एक ही कला में होते हैं, कंपन कर रहे होते हैं, उसको बच्चों क्या कहते हैं? तरंगार्क कहते हैं। ठीक है, सममांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगार्क तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, अतः तरंगार्क के अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, व्यक्त करती है तथा इसे किरणें कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे बिंदुवत आपके पास में प्रकाश स्रोत है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगार्क गोलीय होगा। ठीक है, परंतु प्रकाश स्रोत के बहुत दूर स्थित होने पर प्रकाश ये आपका कैसा हो जाएगा? अगर ये बिंदु आपका जो प्रकाश स्रोत है ये बिंदुवत जो है वो दूर हो तो बहुत दूर जाने पर आपको जो प्रकाश स्रोत मिलेगा बच्चों वो गोलीय ना होकर वो समतल तरंगार्क आपको प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर 2 में यहाँ पे बच्चों, तो नंबर 2 बच्चों आपको क्या कहता है यहाँ पे? नंबर 2 देखिए, माध्यम में जहां भी तरंगार्क पहुंचता है वहां पर स्थित प्रत्येक कण एक नई तरंग स्रोत बन जाता है जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती है। इन्हीं तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, सेकेंडरी वेव कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंग की चाल से ही आगे की तरफ बढ़ती हैं, जो चाल पहले रही होगी उसी चाल से ही आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक, नंबर 3 बच्चों, नंबर 3 में देखेंगे, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया अनुलोपन यानी कि एक वक्र हम कह सकते हैं यहाँ पे, उस तरंगार्क की नई दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर आपके पास में बच्चों हम कल्पना कर लें यहाँ पर कि आपके पास में बच्चों यहाँ पर एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत था आपके पास में, ये आप देख पा रहे होंगे बच्चों, एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है ऐसे यहाँ पे, इससे प्रकाश किरणें चारों तरफ दिशाओं में निकलती हैं। ठीक है, जब चारों तरफ दिशाओं में निकल रही होंगी, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला इस तरीके से जा रहा है, ये वाला इस तरीके से जा रहा है गोलीय वाला, ये वाला इस तरीके से जा रहा है गोलीय वाला। ठीक है, तो उसको जो हम एक कल्पना करते हैं बच्चों यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे कल्पना कर लेते हैं यहाँ पे कि एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत आपका कुछ इस तरीके से वाला जा रहा होगा, है ना, और एक नई तरंग स्रोत का कार्य करते इसमें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, ये वाला ए हो गया और ये वाला बी हो गया इस तरीके से,
और यहाँ से एक नई तरंग स्रोत निकलती है आपकी, 1 2 3 हमने जो 4 5 गोले वहां मान रखे हैं, और बहुत दूर जाने पर बच्चों आपका ये समतल तरंगार्क बन जाता है। ठीक है, तो ये जो A1 और A2 है ना, ये वाला एक नई तरंग स्रोत का यहाँ पर बच्चों ये कार्य करता है। तो बात समझ में आ रही है आपके बच्चे? हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी प्रकाश स्रोत आपका एक दूर की तरफ निकलता है तो एक नई तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिसको मिलाते हुए अगर हम यहाँ पर कोई पृष्ठ की कल्पना करें तो आपका जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं बच्चों, वो पहले तरंगिकाओं की स्पीड से चाल से आगे की तरफ बढ़ती हैं, जो उसके दूसरा नियम है। आप देखते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं भी प्राथमिक तरंग की चाल से ही बच्चों आगे की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये वाला, इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे चल के देखते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग। हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग जो हम करते हैं बच्चों, ये दो तरीके से यहाँ पे करा जाएगा, एक अपवर्तन के लिए और एक परावर्तन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम पहले अपवर्तन के लिए करेंगे, है ना, समतल तरंग प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के लिए देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रकाश तरंग अपवर्तन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है। हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई तरंग एक समांग माध्यम से दूसरे माध्यम पर जो प्रवेश करती है ना, तो अपने पथ से मुड़ जाती है, और इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन की घटना में बच्चों प्रकाश के तरंग की चाल बदल जाती है, तरंग की धारियां बदल जाती है, परंतु उसकी आवृत्ति बच्चों नहीं बदलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बच्चों मान के चल लेंगे हमारे पास में एक प्रकाश स्रोत है बच्चों, यहाँ पे एक समतल पृष्ठ होगा, हम यहाँ पे मान के चल लेंगे जेड जेड डैश। आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पे ये वाला कि जेड जेड डैश आपके पास में एक अपवर्तक पृष्ठ है या दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, यानी कि ऊपर माध्यम अलग होगा, माध्यम इसको N1 मान के चल लेंगे, इसको N2 मान के चल लेंगे, और यहाँ पर कह देंगे बच्चों ये वाला ये सघन माध्यम होगा और ये वाला आपका बच्चों विरल माध्यम होगा, हम ऐसा मान के चल लेते हैं। ठीक है, माना इन दोनों माध्यमों में किसी तरंग की जो चाल है क्रम से V1 V2, यानी कि इस तरंग में, यानी कि इस माध्यम में जो चाल है वो V1 है और इस माध्यम में जो चाल है बच्चों वो V2 है। जब दोनों माध्यम आपके अलग अलग रहेंगे तो चाल बदल जाती है, इसलिए पहले माध्यम में चाल V1, दूसरे माध्यम में चाल आपकी V2। ठीक है, तो पहले माध्यम अगर आप बच्चों देखते हैं तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आपने सबसे पहले बच्चों एक समतल पृष्ठ ले लिया यहाँ पे जेड जेड डैश, उसके बाद आपने यहाँ पे दो बिंदु मान लिए ए डैश। ठीक है, यहाँ पे आपका ये नॉर्मल हो गया है N1 N2 N1 डैश N2 डैश। ठीक है, इस तरीके से आप देख पाएंगे यहाँ पे ये वाला। इसके बाद बच्चों आपने यहाँ पर क्या काम लिया कि एक समतल तरंगार्क लिया। अब जैसे यहाँ पे हम समतल तरंगार्क लेते हैं बच्चों, तो देखिए क्या हो रहा है, एक समतल तरंगार्क सबसे पहले जब ये आ रहा होगा तो यहाँ पर ए बी जो आपका तरंगार्क आ रहा है बच्चों, तो उस केस में यहाँ पर ए वाला हिस्सा जेड जेड डैश के पृष्ठ को पहले स्पर्श कर लेता है, ए वाला हिस्सा, और जो बी वाला हिस्सा आपका होता है वो आपका ऊपर ही रहता है। ठीक है, और यहाँ से इसका अपवर्तन होता है। हम जानते हैं कि जब प्रकाश आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण आपके अभिलंब की ओर झुक के जाती है। तो इसको वास्तव में बच्चों जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर ये ऐसे ना जाके अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इस दिशा में ये अपवर्तित हो जाती है। चित्र में आपका दिखा रखा होगा। ठीक है, तो जब ये अपवर्तित हो जाती है बच्चों तो उस केस में बी आपको ऊपर ही रहेगा, बी आपको ऊपर ही रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि बी को ए डैश तक पहुंचने में t समय लगता है और 40 के बच्चों V1 है, तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से अगर बच्चों दूरी देख लेते हैं तो चाल गुना समय आ जाएगा। ऊपर अगर हम देख लें बच्चों दूरी अगर देखते हैं तो यहां से बी ए डैश जो आपकी होगी वो चाल कहलाएगी आपकी बच्चों V1 इंटू समय आपका जाएगा t। ठीक है, तो हम यहां से बच्चों ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस आपकी वाली है ये आपकी हो जाएगी V1t हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात बच्चों आपके पास समझ में आ रही है। दूसरा चाल यहाँ पे आपकी V2 है, तो जितने समय में ये यहां से यहां तक इसको टच करवाएगी
उतने समय बच्चों ये ए से बी डैश तक आएगा। पहले माध्यम में जिसमें तरंग की चाल v1 है, एक समतल तरंगार्क ए बी तिरछापतित होता है, ये आपका दिया रहा होगा ए और बी। ठीक है, आप माना कि t बराबर 0 समय पर यह सीमा रेखा के जेड एक्स के बिंदु ए पर स्पर्श, यानी कि पहले ए पर स्पर्श करता है। माना कि तरंगार के बिंदु बी को सीमा पृष्ठ के बिंदु ए डैश यानी कि इस को यहां तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लगता है। तो अब आपको दिखा दिया कि बी ए डैश जो होगा, ये जो आपको दिखा है यहाँ पे बी ए डैश जो होगा बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी आएगी b1 गुना टी। ठीक है, इतनी बच्चों बात समझ में आ गई आपके। अगर यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई है तो आगे चेक करेंगे। यहाँ पे जैसे भी हमारा पीछे निकल के आ गया था बच्चों बी ए डैश बराबर v1t निकल कर आ गया था, यानी कि डिस्टेंस ये वाली यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, जैसे जैसे ए बी को आगे बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा बच्चों, तो होगा क्या, इस तरीके से मान लेते हैं कोई भी प्रकाश स्रोत आ रहा होगा। ठीक है, और इस तरीके से यहां से आएगा और इस तरीके से अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहां से मान लो कोई प्रकाश स्रोत आ रहा होगा और इस तरीके से अपवर्तित हो जाएगा। यहां से कोई प्रकाश स्रोत आ रहा होगा इस तरीके से और ये इस तरीके से अपवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ये अभिलंब की ओर हमेशा झुककर चलेगा। ठीक है, यहां पर आपका ये विरल माध्यम था आपका ये वाला, और यहां पर आपका सघन माध्यम था। ठीक, सीमा पृष्ठ के ए वे डैश यानी कि ए से लेकर अगर हम बात करें बच्चों यहां से ए से लेके ए डैश तक अगर बात करें तो यहां से नई द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं बच्चों। ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार ए वे डैश के बीच में स्थित सभी बिंदु नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इनसे द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं निकलती हैं जो पहले माध्यम में चाल v1 से तथा दूसरे माध्यम में चाल v2 से, यानी कि इन सबकी जो चाल रहेगी वो दूसरे माध्यम v2 रहेगी। तो उस बिहाफ पे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ए बी डैश रहेगा उसकी चाल v2 रहेगी, समय आपका जाएगा t। ए बी डैश ये वाला पॉइंट आपका ए वाला और ये आपका बी डैश। ठीक है, बात समझ आ रही है। ए बी डैश इक्वल टू आपका जाएगा v2 इंटू टी। ठीक है, चाल से फैलते सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं चलते हैं जो दूसरे माध्यम में स्मॉल टी समय में, देखिए बच्चों यहाँ पे जो भी आपको ऊपर लिखा है यहाँ पे ये ए बी डैश v2 टी दूरी तय करती है, परंतु इसी समय में t1 समय में तरंगार का बिंदु b से पहले माध्यम में दूरी, ये जो आपको दिखा रखी है यहाँ पे ये वाली b से a डैश तक पहुंचने में ये b a डैश इक्वल टू आपका v1 t। चूंकि पहले माध्यम में चाल ज्यादा थी इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये डिस्टेंस आपके ज्यादा है a b डैश से। ठीक है, a b डैश चलकर a डैश पर पहुंच जाता है। ठीक है, बिंदु a डैश से अब द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू प्रारंभ होंगी, ए से पहले निकल जाती हैं, जबकि जब ये पहुंचता है यहाँ पे जितने समय में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा ना बी डैश पे, जब ये यहाँ पर ए डैश पे पहुंचेगा, ठीक है, तो अब यहाँ से निकलने स्टार्ट होंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों समीकरण इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए बी डैश बराबर आपका आएगा v2 t ये रहा, और यहाँ से बी ए डैश बराबर v1 t। ठीक है, बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का हम चाप लेते हैं और यहाँ पर खींच देते हैं इस तरीके से, और यहाँ से इस लाइन को इस पर मिला देते हैं। ठीक है, जिससे कि हम इससे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज आपका बन जाएगा। ठीक है, और जब आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो समकोण त्रिभुज में ये वाला भी 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो उसके सामने की भुजा ये वाली और प्लस इसके सामने की भुजा ये वाली, ये दोनों भुजा आपकी कॉमन हो जाएंगी। इसको यहाँ पे कहा जाएगा बच्चों समकोण के सामने भुजा होती है कर्ण। ठीक है, चाप खींचते हैं तथा ए से उस चाप को स्पर्श मानते हैं टेंजेंट ए डैश बी डैश। देखिए ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश खींच लेते हैं। जो आपकी तरंगार ए बी आगे बढ़ता है सीमा पृष्ठ के ए व ए डैश के मध्य, ए व डैश के मध्य स्थित सभी बिंदु एक के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं भी एक साथ ए डैश बी डैश को स्पर्श करती हैं, अथवा ए डैश बी डैश सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श कराता है। हाइगेंस के अनुसार ए डैश बी डैश ही अपवर्तित तरंगार्क होगा। ठीक है, माना कि अपवर्तित तरंगार्क ए बी आपतित तरंगार्क, ये वाला जो आपका तरंगार्क है बच्चों ये वाला होगा आपतित तरंगार्क, और ए डैश बी डैश हो गया आपका अपवर्तित तरंगार्क। तो अपवर्तित तरंगार्क ए डैश बी डैश अपवर्तक प्लस जेड जेड डैश के साथ क्रम से आई व आर कोण बनाता है।
ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण आपका ये वाला आई हो जाएगा और अपवर्तन कोण आपका ये वाला स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर अगर हम लगाएं त्रिभुज, कौन सा वाला, ए बी ए डैश, ये वाला बच्चों ए बी ए डैश, ए बी, एक तो ये वाला और ए डैश यानी कि ये वाला, ये जो आपके पास में बना है यहाँ पर, जिसमें आपका ये वाला एंगल रहेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो उस केस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों साइन आई, साइन आई के लिए अगर हम यहाँ पे देख लें बच्चों, तो साइन आई के लिए यहाँ पर बच्चों ये वाला आई आपका जो जा रहा है कोण के सामने वाली भुजा बन जाती है आपका लंब, ये आपका बन जाएगा कर्ण। ठीक है, तो अब कर्ण बटे लंब बटे आपको क्या आएगा बच्चों, कर्ण आएगा। लंब कितना है, बी ए डैश, तो देखिए बच्चों बी ए डैश, कर्ण कितना आपका ए डैश, तो यहाँ से बी ए डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी ए डैश की वैल्यू आपकी V1 T और इसकी वैल्यू ए डैश रहेगा, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जबकि त्रिभुज आपका जबकि अगर हम त्रिभुज यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों दूसरा वाला, देखिए बच्चों ये वाला एक एंगल ये वाला बनना है यहाँ पे, एक एंगल ये वाला, दूसरा एंगल आपके पास में ये वाला जाएगा। तो उस केस में आपके पास जो जा रहा है बच्चों, ये जो समकोण त्रिभुज बना है यहाँ पे, ये कोण वाला आर बना है, तो उसके सामने वाली भुजा ये वाली बन जाएगी आपकी लंब, है ना। तो लंब आपका जा रहा है बच्चों ए बी डैश बटे ए डैश यानी कि V2 T, इस समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। और फिर समीकरण 2 को 3 से जब भाग करेंगे बच्चों, तो साइन आई अपॉन आर इजिकल टू आपका आ जाएगा, जैसे वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, तो बच्चों क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब आई के लिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका जाता है V1 T अपॉन में ए डैश अपॉन में, फिर ये वैल्यू चली जाती है V2 T अपॉन में ए डैश, तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो V1 T अपॉन में V2 T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा बच्चों साइन आई अपॉन में साइन आर इजिकल टू V1 अपॉन V2। पहले माध्यम में जो चाल रहेगी दूसरे माध्यम में चाल भी नियत रहेगी, दोनों का अनुपात जो रहेगा हमेशा बच्चों नियत रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। और यही बच्चों आपका क्या था बच्चों, स्नेल का नियम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इससे हम बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है यदि हम प्रकाश को तरंग मान के चल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक पूरा हो जाता है। इसको आपको ध्यान से देखना है, बोर्ड के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए अब आगे चल लेते हैं बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब जब प्रकाश का परावर्तन देखा जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जो आपका एक परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, जो आपका एक यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ होगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे वाला बच्चों, एक पृष्ठ आपके पास में जेड डैश है यहाँ पर। ठीक है, देखिए बच्चों प्रकाश तरंग परावर्तन के नियम का पालन करता है, चित्र में दिखा रखा है, चित्र नंबर 5 में है ना। कि जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर ए बी एक समतल तरंगार ए बी अगर आप बच्चों देखें यहाँ पे, ये वाला ए आ रहा है और ये वाला ए बी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ए बी पहले जो आपका आएगा, पहले पॉइंट आपका ए टकराएगा। ठीक है, बी आपका अभी भी हवा में रहेगा और जितने समय में बी यहाँ पर आपका जाएगा उतने समय में आपका यहाँ से टकरा कर इसका परावर्तन हो जाएगा और इस पॉइंट पर जाएगा, और उतने समय बाद आपका ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएगा। ठीक है, तो बातें आपको समझ में अगर आ पाए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों, अगर पहले माध्यम में चाल यहाँ पर हम कह दें कि v है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दूरी बराबर जो आपका फॉर्मूला जाता है चाल गुना समय में, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं चाल अगर v है, समय यहाँ पर t है, तो दूरी आपकी जो यहाँ रहेगी बच्चों b a डैश,
बी से ए डैश तक की जो दूरी रहेगी वो बराबर होगी आपकी ए बी डैश। ए बी डैश बराबर क्या होगा आपका, चाल वी गुना टी। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपकी दोनों बच्चों बराबर रहेंगी। ठीक है, इस पर ए बी एक समतल तरंगार्क कोण आई के झुकाव पर आपतित होता है। माना टी बराबर 0 समय पर तरंगार्क पृष्ठ जेड जेड के बिंदु ए पर स्पर्श करता है। पहले आप देख पा रहे होंगे बिंदु ए पर स्पर्श कर रहा है यहाँ पर। माना कि तरंगार्क की चाल v तथा तरंगार्क के बिंदु b को पृष्ठ के a तक, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में स्मॉल t समय लगता है। जैसे जैसे ए बी तरंगार्क आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे परावर्तक पृष्ठ के ए व डैश के बीच के सभी बिंदु टकराते रहते हैं। यानी कि मतलब क्या है, मतलब बच्चों हमारे ये है कहने का आपसे कि इस तरीके से एक पृष्ठ आपका आएगा और यहां से टकरा के आपका इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। यहाँ पे आ रहा होगा समतल तरंगार्क, ठीक है, और यहाँ से टकरा के ये इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, यहाँ से आ रहा होगा इस तरीके से और ये टकरा के यहाँ से आगे जाएगा, तो ये इसके बीच में टकरा कर वापिस आगे चलता रहेगा। तो जब ये बी ए डैश पर टकराएगा, इसके बीच में जो पार्टिकल आपके रहेंगे यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार ए व डैश के बीच में सभी बिंदु नई तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इसी नई गोलीय तरंगिकाएं सभी दिशाओं में निकलती हैं जो 40 स्मॉल v से ही माध्यम फैलती हैं। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं जो स्मॉल टी समय में ए बी डैश बराबर ये रहा ए बी डैश, यानी कि ए से बी डैश तक की जो दूरी होगी आपकी वी टी दूरी तय करती है। परंतु इसी समय में तरंगार्क का बिंदु बी से बी ए डैश यानी कि ये वाला, ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, ये वाला चलकर ए डैश को स्पर्श करता है। ठीक है, तो यहां से भी अब द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से द्वितीयक तरंगिका ये वाली निकल रही है। ठीक है, बात क्लियर हो पाई? चलिए, अगर यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो आगे चल लेते हैं। अब जैसे यहां से बच्चों द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं तो उसमें आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आपकी जो वैल्यू होगी ये वाली, यानी कि B से A डैश तक की वैल्यू और A से B डैश तक की वैल्यू, दोनों वैल्यू बराबर बच्चों आपकी रहेंगी, जिसका मान रहेगा VT। ठीक है, बिंदु O को केंद्र मानकर, यानी कि इसको केंद्र मान लिया हमने और यहाँ पे बच्चों चाप लगा देते हैं, जिससे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, जिससे यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये बन जाता है। ठीक है, ए बी को इस पर त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं, ए डैश से चाप पर स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश, देख रहे हैं यहाँ पर ए डैश बी डैश ये वाली स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। जैसे जैसे आपके तरंगार ए बी आगे बढ़ता है, परावर्तक पृष्ठ के ए डैश के बीच सभी बिंदुओं से एक के बाद एक तरंगे चलने के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं भी ए डैश बी डैश को स्पर्श करेंगी, अथवा ए डैश बी डैश सभी द्वितीयक तरंगिका को स्पर्श करती है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगार्क होगा और आपका ए बी आपका आपतित तरंगार्क होगा। ठीक है, तो ए डैश बी डैश परावर्तित यानी कि ये वाला, ठीक है, ए डैश और ये बी डैश जो आपका होगा परावर्तित होगा और ये वाला ए बी आपका होगा आपका आपतित तरंगार्क। ठीक है, समकोण त्रिभुज अगर आप देखें यहाँ पे बच्चों, समकोण त्रिभुज जो आपका बनता है यहाँ पे, एक तो सबसे पहले आपका बनता है समकोण त्रिभुज ये वाला, एक ये वाला त्रिभुज बनता है आपका समकोण, है ना। इसमें आपका ये वाली भुजा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरा आपका वाला बच्चों बनता है यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनता है आपका, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बनता है। अब इन दोनों में अगर भुजा देखते हैं बच्चों तो ए डैश दोनों में कॉमन आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, यानी कि हम इसकी बात करें जो ग्रीन वाला आपका नंबर 1 है, ठीक है, में भुजा ए डैश बी डैश तथा त्रिभुज दूसरा वाला जो आपका नंबर ग्रीन वाला ये येलो वाला रहेगा आपका ए डैश बी डैश और आपका ये जो दूसरा वाला आपका रहेगा। इन दोनों में जो भुजा बच्चों आपकी ये वाली है ए
डैश बी डैश आपके उभयनिष्ठ है और बी ए बी डैश दोनों कैसे हैं, बराबर है इस वाली भुजा से, यानी कि एक ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है ना। जब ये दो भुजा आपस में बराबर है बच्चों तो इसका मतलब क्या हो गया, सर्वांसम हो जाएगा। ठीक है, और जब सर्वांसम हो जाता है बच्चों तो हम कह सकते हैं कि जो कोण होगा आपका वो वाला बी ए डैश, बी ए यानी कि ये वाला बी ए डैश, दूसरा कोण आपका बी डैश और ए, तो यानी कि ये कोण जो आपके होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब तीनों कोण आपके यहाँ पर बराबर हो जाते हैं, सॉरी दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाते हैं। स्पष्ट है कि आपतित तरंगार ए बी परावर्तित तरंगार ए डैश बी डैश परावर्तक पृष्ठ जेड डैश से बराबर कोण बनाते हैं। चूंकि तरंगार के अभिलंबित खींची गई रेखा किरण होती है, अतः आपतित तरंगार परावर्तित तरंगार जेड डैश पर खींचेगा विलंब ए एन, खींचेगा विलंब ए एन तथा ए डैश एन डैश से बराबर का कोण बनाते हैं, अतः आपतन कोण बराबर आपका परावर्तन कोण आपका हो जाता है। यही आपका परावर्तन का दूसरा नियम है। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तले के बिंदु मिलते हैं। ये आपका विलंब हो जाएगा ना, ये आपका आपतित किरण हो जाएगी और ये परावर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि यही हमारा परावर्तन का नियम की व्याख्या ये बच्चों यहाँ पर हो जाती है। परावर्तन के नियम की व्याख्या करने के लिए हमको दो नियम चाहिए होते हैं। पहला नियम तो ये है कि कोण आई बराबर हमको दिखाना होता है कोण आर। ठीक है, जो हम यहाँ पे दिखा चुके हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। ठीक है, दूसरा नियम बच्चों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण आपकी ये वाली बच्चों, परावर्तित किरण आपकी ये वाली, दूसरा आपका अभिलंब आपका ये वाला, दोनों कैसे होंगे एन एक दूसरे के अभिलंबवत है ना, एक ही पॉइंट पर गिरते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि परावर्तन के नियम की व्याख्या यहाँ पर हो जाती है। ठीक, अब आगे चलते हैं बच्चों, चलिए बच्चों आगे चल लेते हैं यहाँ पे प्रकाशीय पथ। तो देखिए बच्चों प्रकाशीय पथ क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा किसी समय में तय किया गया प्रकाशीय पथ, किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की जाने वाली दूरी के तुल्य होता है। ठीक है, माना दिए गए माध्यम प्रकाश की चाल v, जो भी माध्यम आपको दिया जाएगा उसमें चाल आपकी v होगी और निर्वात में जो चाल होती है बच्चों वो c होती है। ठीक है, तो जो आपका माध्यम का प्रतनांक निकल के आता है बच्चों, फॉर्मूला आपका हो जाता है n बराबर c अपॉन v, n बराबर c अपॉन v, यानी निर्वात में चाल बटे उस माध्यम में चाल। तो माध्यम की चाल नीचे आती है आपकी। ठीक है, और प्रकाश किरण द्वारा इस माध्यम में स्मॉल d दूरी तय करने में लिया गया समय, समय बराबर बच्चों क्या जाएगा आपका, समय बराबर क्या होगा, एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय चला जाएगा यहाँ पर और चाल आ जाएगी आपके नीचे, तो दूरी आपकी होगी d और चाल होगी v। ठीक है, अब जैसे इस v के मान को बच्चों यहाँ रख लेते हैं तो t समय प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की दूरी, निर्वात में क्या होगा बच्चों c गुना समय आ जाएगा। अब समय के लिए बच्चों यहाँ वैल्यू रखेंगे d अपॉन v। ठीक है, और जैसे ही बच्चों v की वैल्यू रखी, n की वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पे, v का जैसे मान रखेंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू, तो आपकी आ जाएगी nd। ठीक है, अतः प्रकाश किरण द्वारा अपवर्तनांक वाले माध्यम में तय की गई स्मॉल d दूरी के तुल्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाशीय पथ होगा बच्चों आपका वो क्या होगा, n गुना d होगा। n यहाँ पे अपवर्तनांक हो जाएगा, d यहाँ पे चलेगी दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब n के लिए आप जो वैल्यू रखना चाहेंगे यहाँ से वो रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो प्रकाशीय पथ समझ में आ गया बच्चों आपके। चलिए, अगर यहाँ पे ये बात समझ में आ चुकी है तो इसके जो क्वेश्चन बच्चों आपके होने न्यूमेरिकल वो आपके अपवर्तन वाले चैप्टर से रिलेटिव ही होंगे। जैसे अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि किसी माध्यम का जो आपसे बोला जाए कि अपवर्तनांक आपको बोल दिया कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, निर्वात में जो चाल है बच्चों बोल दिया कि 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ उस माध्यम में जो चाल होगी वो कितनी होगी, है ना। तो माध्यम में चाल अगर पूछ लेता है ये वाला और ये आपसे बोल दे कि माध्यम का अपवर्तनांक होगा, तो फॉर्मूला लगा के चलेंगे ANM, निर्वात में चाल बटे उस माध्यम में चाल। तो हमको माध्यम में निकालनी है, तो माध्यम में चाल निकालने के लिए C अपॉन ANM जाएगा। C की वैल्यू आपके पता होती है 3 गुना 10 की पावर 8 बटे 1.5, इससे काटेंगे इसको 2 बार कट जाएगा। तो बच्चों आपका जाएगा VM इजिकल टू 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इस चैप्टर से आपके सवाल होंगे, इस टॉपिक पर सवाल होंगे। ठीक है, जो आप पीछे कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो
नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बच्चों बस धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।